जय हिंद साथियों, कड़ाकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह फरवरी 2025 का वन लाइनर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जनवरी का प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह से वन लाइनर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न रहते हैं इस बुक में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो किसी भी वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह जो है प्रश्न तो कम कम ही रहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, लेकिन काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहते हैं और सभी सब्जेक्ट से रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो 1989 ईस्वी में। सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? 1989 ईस्वी में। और सांची का स्तूप है कहाँ स्थित? तो सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शिव सागर मंदिर जो असम में स्थित है। प्रसिद्ध शिव सागर मंदिर जो कहाँ स्थित है? असम में। 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो असम की रानी बर्रजा अंबिका द्वारा। सबसे पहले तो याद रखना है कि शिव सागर मंदिर कहाँ स्थित है? असम में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बर्रजा ने, असम की रानी बर्रजा अंबिका द्वारा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? काला पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। किस नाम से जाना जाता है इसे? काला पैगोडा के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि एलोरा की गुफा। सबसे पहला याद रखना है कि एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। इसमें किन धर्मों से संबंधित गुफाएं शामिल है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित। एलोरा गुफा में बौद्ध, जैन और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफा शामिल है। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो पांड्य शासकों द्वारा। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो पांड्य शासकों के द्वारा। नेक्स्ट, पुंडरीकपुरम मंदिर जो अपने भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? केरल के कोट्टायम में। पुंडरीकपुरम मंदिर जो अपने भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? केरल के कोट्टायम में। नेक्स्ट, बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत के झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जहानाबाद जिले में। बराबर की शैलकृत गुफाएं, बराबर की जो शैलकृत गुफा है, गुफा वाला शैल, वह कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। मंदिर के मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, मंदिर का मुख्य द्वार जिसे क्या कहा जाता है? गोपुरम। किस मंदिर निर्माण शैली में अत्यधिक प्रचलित है? द्रविड़ शैली में। मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम, जो कि दक्षिण भारत के मंदिर को कहा जाता है। या किस मंदिर निर्माण शैली में अत्यधिक प्रचलित है? द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट, अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में अवस्थित है, इसका निर्माण कराया गया था सातवाहन राजवंश द्वारा। अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में अवस्थित है, का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सातवाहन राजवंश के द्वारा। लिंगराज मंदिर जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। लिंगराज मंदिर जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की पहली संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? इलाहाबाद की पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच संपन्न हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच संपन्न हुई थी। जो पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला 1503 ईस्वी में कहाँ बनाया था? कोचीन में। पुर्तगाली ने जो भारत में अपना पहला किला बनाया था, वह कब बनाया था? 1503 में। और यह कहाँ पर बनाया था? कोचीन में। नेक्स्ट प्रश्न, बाद में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा। बाद में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। वर्ष 1799 ईस्वी में किस शासक ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? रंजीत सिंह ने। वर्ष 1799 ईस्वी में किस शासक ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपना राजधानी बनाया था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक नई परिषद का गठन किया था, जिसमें शामिल थे हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, सन जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल।
पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जो जिसमें शामिल कौन था? हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। शिमला सम्मेलन 1945 में आई बेवेल योजना में से किसके लिए प्रदान की गई थी? वायसराय की कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण के लिए शिमला सम्मेलन 1935 में जो हुआ था बाइबल योजना के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से और लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से। 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? गांधी जी ने। किधर? कांग्रेस की ओर से, और इरविन ने सरकार की ओर से। इरविन ने सरकार की ओर से। पाथेर दवी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। पाथेर दवी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1834 में। पहला कानून आयोग 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1834 में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? 1687 ईस्वी में। मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? 1687 में। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इसकी पहली बैठक संपन्न कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था कब? जुलाई 1946 में। इसकी पहली बैठक कब संपन्न हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यह कथन किसका है कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? एडवर्ड जेनिंग्स की। यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? सर एडवर्ड जेनिंग्स का। भारतीय संविधान के संबंध में यह कथन किसका है कि संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, क्योंकि यह दोनों का संयोजन है? तो दुर्गादास बसु का। भारतीय संविधान के संबंध में यह कथन किसका है कि संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, क्योंकि यह दोनों का संयोजन है? तो दुर्गादास बसु का। नेक्स्ट, राजमन्नार समिति 1917 ईस्वी और सरकारी आयोग 1983 ईस्वी ने भारतीय संविधान को क्या बताया है? परिसंघीय। भारतीय राजमन्नार समिति जो 1917 ईस्वी में और सरकारी आयोग 1983 ने भारतीय संविधान को बताया है परिसंघीय। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक माना जाता है बैक्टीरिया, प्लांक्टन और शैवाल को। महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक किसे माना जाता है? बैक्टीरिया को, फाइकोप्लांक्टन को और शैवाल को। यूएनईपी द्वारा विश्व भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए किसका विकास किया गया है? कॉमन कार्बन मैट्रिक का। कॉमन कार्बन मैट्रिक का। यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो इसे किस अनुसूची में रखे जाने की आवश्यकता होती है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के अंतर्गत। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा किस रोग का कारण बन सकती है? अस्थमा। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा किस रोग का कारण बन सकती है? तो अस्थमा। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता किसका कारण बनती है? अम्लीय वर्षा का। वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता किसका कारण बनती है? अम्लीय वर्षा का। विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? 6 वर्ष। विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? 6 वर्ष। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा जो कि एक स्वैच्छिक और गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है,
किस वर्ष लागू की गई थी? 2014 में। वनोपनिर्वाण घोषणा जो एक स्वैच्छिक और गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है, किस वर्ष लागू की गई थी? 2014 में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु शिखर सम्मेलन द्वारा लागू की गई थी 2014 में। कम समय में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रसिद्ध पद्धति जिसमें पेड़ों को पास पास लगाया जाता है कहलाती है जापानी मियावाकी पद्धति। जापानी मियावाकी पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किस फसल के खेत महत्वपूर्ण माने जाते हैं? चावल के खेत। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए किस फसल के खेत महत्वपूर्ण माने जाते हैं? चावल के खेत। किस जीव को कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है? चींटी। किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है? तो चींटी। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत और विश्व का भूगोल। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट तक विस्तृत है 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट तक विस्तृत है 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के किन राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से। मित्र पर गमछाझार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कितने किलोमीटर है? क्रमशः 2933। पूर्व से पश्चिम में 2933 और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम, उत्तरतम, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में और पश्चिमोत्तर बिंदु गौरी माता गुजरात में और पूर्वोत्तर बिंदु लिबुथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है एक दूसरे से? रेड क्लिफ रेखा। भारत की पश्चिमी तट रेखा फैली हुई है खंबात की खाड़ी से कोमोरिन अंतरीप तक। भारत की पश्चिमी तट रेखा फैली हुई है खंबात की खाड़ी से कोमोरिन अंतरीप तक। मालाबार तट जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है विस्तृत है कोंकण से कन्याकुमारी तक। मालाबार तट जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है यह विस्तृत है कोंकण से कन्याकुमारी तक। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से किस दूरी तक होती है जिस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार है? तो 12 समुद्री मील। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से किस दूरी तक होती है जिस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार है? तो 12 समुद्री मील। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन। भारत के लिए विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत है विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन। किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है? कृषि क्षेत्र में। किस भारतीय उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल कार्यरत है? कृषि क्षेत्र में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज की देखरेख कौन सी नियामक संस्था करती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो कि सेबी कहलाती है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? मुंबई। किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है? 5वां। वैश्विक स्तर पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का स्थान है 5वां, लेकिन वर्तमान में 4था हो गया। किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की। भारत में नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्या है? न्यूनतम 500 करोड़ की पूंजी। कौन सा भारतीय बैंक भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। कौन सा भारतीय बैंक भारतीयों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाला पहला बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 18 आवर्त हैं और 7 समूह हैं, 7 वर्ग हैं, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 आवर्त था और 7 समूह। जल जब अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? एस्टर। जब अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एस्टर। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? ऊष्माक्षेपी। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? ऊष्माक्षेपी।
जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पृथ्वी पर जानवरों के वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानी जाती है? प्राणी भूगोल। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पृथ्वी पर जानवरों के वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानी जाती है? प्राणी भूगोल। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं? तो जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं? जीवाश्म ईंधन। गैसोहोल जो ईंधन का एक सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है? गन्ने के रस से। गैसोहोल जो ईंधन का एक सस्ता विकल्प है, इसे पेट्रोल में किस फसल के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है? गन्ना के रस से। एलपीजी गैस के रिसाव आदि की पहचान के लिए गंध हेतु मिलाई जाने वाली गैस है इथेन इथेनथियोल। भू-स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग होता है 3.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड। भू-स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग होता है 3.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रणोदन तंत्र जो मुख्यतः 4 प्रकारों प्रोपेलर, टरबाइन या जेट इंजन, रैमजेट तथा रॉकेट होते हैं, इसमें मिसाइल किस प्रकार के प्रणोदन तंत्र द्वारा प्रणोदित होता है? तो रॉकेट या जेट इंजन के माध्यम से। विश्व के प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? इजराइल ने। विश्व के प्रथम वाटर वेव लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? इजराइल के वैज्ञानिकों ने। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्किप करते हैं और संप्रेषण एवं संचार को भी स्किप करते हैं। चलिए खेल कूद। बैंडी खेल किस खेल का उपप्रकार है? हॉकी। बैंडी किस खेल का उपप्रकार है? हॉकी। घास के कोर्ट पर खेले जाने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? विंबलडन। घास के कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन। किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का उपनाम ला एलबी सेलेस्ट द व्हाइट एंड स्काई ब्लूज है? अर्जेंटीना का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी। वर्तमान में कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? 4। वर्तमान में कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? 4। किस खेल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंका ग्रेटज की कप है? आइस हॉकी। किस खेल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीलंका ग्रेटज की कप है? आइस हॉकी। एस विजय लक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? शतरंज खिलाड़ी। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? शतरंज खिलाड़ी। किस देश ने प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? फ्रांस 1924 ईस्वी में। किस खेल देश ने प्रथम शीतकालीन खेलों ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? फ्रांस 1924 ईस्वी में। किस वर्ष प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था? 1973 ईस्वी में। कबड्डी मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने टीम सदस्य होते हैं? 7। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने सदस्य होते हैं? 7। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग। ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, SMS। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा एक खास इंजन विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट बिंग। सीपीयू का कौन सा घटक मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने और डिकोड करने के लिए जिम्मेदार है? नियंत्रण इकाई। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? निजी और व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा। ASC2 का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASC2 का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार एक का प्राथमिक कार्य क्या है? एप्लीकेशन लॉन्च करना और खुली हुई विंडो का प्रबंधन करना। मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य है हार्डवेयर घटकों के बीच। मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य है हार्डवेयर घटकों के बीच संचार और समन्वय की सुविधा प्रदान करना। VFX का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल इफेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का लेबल टैग रंग क्या रखा जाता है? नीला। गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का टेबल टैग रंग क्या रखा जाता है? नीला। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बागवानी और शहद। गैर फलीदार फसलों के लिए कौन से जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? एजेटो वेक्टर। ड्रिप सिंचाई के संबंध में कहा जा सकता है कि यह कम करता है मृदा अपरदन और जल अपवाह को। ड्रिप सिंचाई के संबंध में कहा जा सकता है कि यह कम करता है मृदा अपरदन और जल अपवाह को। धान की खेती में पडलिंग का उद्देश्य क्या है? रोपाई में आसानी। धान की खेती में पडलिंग का उद्देश्य है रोपाई में आसानी। 750 से 1150 मिमी के बीच वर्षा वाली फसलों की खेती को कहा जाता है शुष्क भूमि खेती। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश।
हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरीओटिनम, सेसर एरीओटिनम। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के सांस्कृतिक कमांड क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजना को क्या कहा जाता है? मध्यम सिंचाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विविध। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2, 3:2। द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, कलिंग पुरस्कार और अशोक चक्र में कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो अशोक चक्र, अशोक चक्र। कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन। तो चलिए इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीने का सार संग्रह कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।